नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार सिविल कोड के परीक्षा में पूछे जाने वाले गणित के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों, पहला प्रश्न और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यदि आप बिहार सिविल कोड के फॉर्म को फिलअप किए हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, हम केवल वैसे ही प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट कराएंगे आपको जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, पहला प्रश्न ज्योमेट्री से है। दी गई आकृति में DE पैरेलल BC है। यदि AD इक्वल टू एक्स, DB इक्वल टू एक्स माइनस टू, AE इक्वल टू एक्स प्लस टू और EC इक्वल टू एक्स माइनस वन है तो x का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों, इस प्रश्न के फिगर में नीचे दिया गया है, आकृति फिगर दिया हुआ है और इस आकृति में कहा जा रहा है कि इस ट्रायंगल ABC में कहा जा रहा है कि DE जो है वह BC के पैरेलल में है। तो दोस्तों, जब DE BC के पैरेलल में है तो थ्योरम के अनुसार दोस्तों यह हो जाएगा AE बाई EC। यह हो जाएगा आपका AE बाई AE और फिर बाई EC हो जाएगा इक्वल टू, फिर दोस्तों AD बाई DB हो जाएगा। तो ये कब होता है दोस्तों? यह तभी होता है जब इस प्रकार DE और BC ये और ये पैरेलल हो जाए तो AE बाई EC और AD बाई DB होता है। यहां तक क्लियर है दोस्तों? अब दोस्तों, जो वैल्यू दिया है प्रश्न में उसे हम यहां पुट करेंगे। तो AE का वैल्यू कितना दिया हुआ है? AE का वैल्यू दिया हुआ है x प्लस टू। तो दोस्तों, हम यहां x प्लस टू लिख देते हैं बाई, फिर बाई में EC है तो EC का वैल्यू है x माइनस वन, तो हम यहां x माइनस वन लिख देते हैं। इक्वल टू का साइन देना है क्योंकि यहां इक्वल है। फिर दोस्तों AD लिखना है तो AD का वैल्यू कितना है? AD का वैल्यू है आपका x, तो हम यहां x लिख दिए। बाई DB है और DB का वैल्यू कितना है दोस्तों? तो DB का वैल्यू है आपका x माइनस टू, तो यहां हम x माइनस टू लिख दिए। अब दोस्तों, इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। ठीक है, तो x प्लस टू का मल्टीप्लाई x माइनस टू के साथ और x माइनस वन का मल्टीप्लाई x के साथ, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो चलिए x में हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x स्क्वायर, माइनस है तो माइनस देंगे। फिर दोस्तों 1 में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह x हो जाएगा इक्वल टू, फिर दोस्तों x प्लस टू का मल्टीप्लाई हम x माइनस टू से करेंगे तो यहाँ x प्लस टू है और यहाँ क्या है? x माइनस टू है, यानी a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो b की जगह पर 2 है तो 2 का स्क्वायर आपका 4 हो जाएगा। x स्क्वायर से x स्क्वायर यहाँ कट गया, बराबर के इधर और उधर सेम चीज है और इधर भी प्लस में इधर भी प्लस में, तो यह कट गया आपका। तो x इक्वल टू ये माइनस x इक्वल टू आपका हो गया -4। इधर भी माइनस इधर भी माइनस है, माइनस से माइनस कट गया तो x का वैल्यू आपका निकल कर आ गया 4। देख लेंगे ऑप्शन में 4 कहाँ है? ऑप्शन सी में है और ये आपका राइट आंसर हुआ। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि प्रश्न आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। देखते हैं दोस्तों अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है दोस्तों, कार A कार B से दोगुनी तेज है और कार B कार C से 3 गुनी तेज है। कार C द्वारा 60 मिनट में तय की गई दूरी को तय करने में कार B को कितना समय लगेगा? दोस्तों, हम आपको बेहतरीन कॉन्सेप्ट से हम आपको बताएंगे, थोड़ा टाइम दीजिएगा और ध्यान से समझिएगा। कार A कार B से दोगुनी तेज है, तो दोस्तों हम मान लेते हैं कि यह कार A है और यह कार B है। प्रश्न में कह रहा है दोस्तों कार A कार B से दोगुनी तेज है, तो दोस्तों हम मान लिए कि कार B की जो चाल है वह 1 है, तो कार A की चाल क्या हो जाएगा? इसी का ना दोगुना है तो ये हो जाएगा 2। क्लियर है? अब दोस्तों आगे कह रहा है कि और कार B कार C से 3 गुनी तेज है।
तो कार ये बी हो गया और यह कार सी हो गया। कार बी कार सी से 3 गुनी तेज है, तो हम मान लीजिए कि कार सी की चाल 1 है, ठीक है। तो बी की चाल क्या हो जाएगा, सी ए का ना 3 गुना, तो ये हो जाएगा 3। अब दोस्तों यहां देखिए कि यहां ए बी है, फिर यहां बी सी है, तो यहां बी के लिए 1 है, लेकिन दोस्तों यहां बी के लिए 3 है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बी का वैल्यू सेम होना चाहिए। तो दोस्तों इसमें अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें यहां, तो ये 3 हो जाएगा। तो यहां जब 3 से मल्टीप्लाई किए तो यहां भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6। अब ए के लिए यहां 6 हो गया और बी के लिए 3 हो गया, तो यहां भी बी के लिए आपका क्या हो गया, यह 3 हो गया। सॉरी, यहां बी के लिए आपका यही 3 रहा और सी के लिए यह 1 रहा। इस प्रकार दोस्तों यह ए और यह हो गया बी और यह सी, तीनों का हम जान गए चाल कि ए का चाल हो गया 6 और बी का चाल हो गया 3 और सी का चाल हो गया 1। अब दोस्तों 6, 3 और 1 का हम एलसीएम निकाल लेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार 6, 3 और 1 का एलसीएम निकालेंगे तो ये 6 आ जाएगा। तो जो काम हुआ, ठीक है, जो यहां डिस्टेंस दूरी का काम कर रहा है, ठीक है, तो ये 6 आया। अब दोस्तों ये जो हम निकाले हैं 6, 3, 1, तो ये तो चाल है ना, ये आपका चाल है, ठीक है। तो दोस्तों समय कितना लगा, अब समय हम लोग जान लेते हैं कि आखिर समय कितना लगा है। तो दोस्तों 6 है, चाल है 6 और समझिए कि डिस्टेंस यहां 6 है, तो 6 डिस्टेंस है और चाल है 6, तो 6 में 6 से डिवाइड करेंगे तो एक बार में कट जाएगा। फिर दोस्तों दूरी यहां क्या है 6 और यहां बी कितना है, यानी इसकी चाल है 3, तो 6 में 3 से भाग देंगे तो यह हो जाएगा 2। फिर दोस्तों यहां देखिए 6 में 1 से डिवाइड करेंगे तो ये 6 बार में कटेगा। यहां तक समझ लिए दोस्तों। तो ये समय हो गया, ए का समय हो गया 1 और बी का समय हो गया 2 और सी के लिए समय हो गया 6। यहां तक दोस्तों क्लियर है। अब दोस्तों आगे देखिए कि प्रश्न में कह क्या रहा है। प्रश्न में कह रहा है दोस्तों कार सी द्वारा 60 मिनट में तय की गई दूरी। दोस्तों सी जो है वह 60 मिनट में दूरी को तय कर लेता है, यानी उसके द्वारा तय की गई जो दूरी है 60 मिनट में, वह 60 मिनट में है। तो यहां दोस्तों सी के लिए कितना है 6, लेकिन प्रश्न में सी के लिए कितना कर रहा है 60 मिनट। अब दोस्तों 6 के लिए 60 होगा तो 1 के लिए कितना हो जाएगा, यानी 10 छक 60, 1 के लिए आपका 10 हो जाएगा। 6 के लिए 60 तो 1 के लिए 10, यानी 6 का वैल्यू 60 तो 1 का वैल्यू क्या होगा 10 है ना होगा। चलिए ये हम जान गए। प्रश्न में कह रहा है दोस्तों कि उतनी ही दूरी को तय करने में कार बी को कितना समय लगेगा। तो बी के लिए यहां समय क्या है 2, तो 1 के लिए 10, तो 2 के लिए क्या हो जाएगा 2 में 10 से गुना कर देंगे तो यह हो जाएगा 20। दोस्तों यही 20 मिनट जो होगा आपका सही आंसर होगा। देख लेंगे ऑप्शन में 20 मिनट कहा है, तो 20 मिनट ऑप्शन सी में है और यह आपका सही आंसर है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है दोस्तों और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 2/3, 4/9, 8/15 और 10/21 का लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम ज्ञात कीजिए। दोस्तों कभी कभी भिन्न का लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम पूछता है एग्जाम में और कभी कभी एचसीएम भी पूछ देता है। तो दोस्तों आज हम आपको दोनों बातें हम बता देते हैं, और जब भी दोस्तों किसी भी भिन्न का एलसीएम पूछे या एचसीएम पूछे, आप दोस्तों प्रश्न को देखते ही देखते आप चुटकियों में, सेकेंडों में आप सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों जैसे यहां देखिए कि बहुत सारा ये भिन्न लिखा हुआ है, 2/3, 4/9, 8/15 और 10/21। दोस्तों इस सभी भिन्न का हमें लघुत्तम समापवर्तक पूछा जा रहा है। तो दोस्तों लघुत्तम समापवर्तक पूछ रहा है तो अंश यानी ऊपर वाला जितना जो भी दिया हुआ है सबका आप एलसीएम निकाल लीजिए, क्योंकि एलसीएम पूछ रहा है। तो एलसीएम पूछे दोस्तों तो अंश का यानी ऊपर वाले का आपको एलसीएम निकाल लेना है। तो 2, 4, 8, 10, तो 2, 4, 8, 10 का हम एलसीएम निकालेंगे दोस्तों तो ये 40 आ जाएगा। क्या आएगा 40। एलसीएम निकालना है लघुत्तम समापवर्तक तो आप आसानी से निकाल सकते हैं ना। 2, 4, 8, 10 का लघुत्तम समापवर्तक निकाल लीजिए, यानी अंश का लघुत्तम समापवर्तक निकाल लीजिए। तो 2, 4, 8 का और 10 का एलसीएम क्या होगा 10, 40 आएगा।
और नीचे जो हर में है दोस्तों 3, 9, 15, 21, इसका आप HCF निकाल लीजिए। ठीक है, समझिएगा ध्यान से दोस्तों, किसी भी भिन्न का अगर लघुत्तम समापवर्तक पूछे, जैसे इस भिन्न का लघुत्तम समापवर्तक पूछा जा रहा है, तो अंश का हमने क्या किया, LCM निकाल लिया, और हर जो भी नीचे हर है इस सब का हम HCF निकाल लेंगे। तो 3, 9, 15, 21 सब में 3 कॉमन है, यानी दोस्तों 3, 9, 15, 21 का जो HCF होगा वह आपका 3 हो जाएगा। बस दोस्तों हो गया काम आपका कंप्लीट। 2/3, 4/9, 8/15 और 10/21 का लघुत्तम समापवर्तक LCM आपका 40/3 होगा, जो कि ऑप्शन ए में है, और ये आपका सही आंसर है। अगर दोस्तों इसी प्रश्न में अगर आपसे SCM HCF पूछा जाता, यानी महत्तम समापवर्तक पूछा जाता, तो अंश का आपको HCF निकाल लेना है। अंश का HCF यानी HCF पूछे दोस्तों तो अंश का HCF निकालना है और हर का LCM निकालना है। ठीक है, LCM पूछे तो अंश का LCM और हर का HCF। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये दोनों बातें आप अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। तो दोस्तों ऐसे ही अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि √15 इक्वल टू 3.88 है तो √5/3 का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों देखिए क्या करेंगे दोस्तों, यहां जो √5/3 का हमसे वैल्यू पूछा जा रहा है, तो क्या दोस्तों हम यहां लिख सकते हैं इस प्रकार √3/√3। तो इस प्रकार करेंगे दोस्तों, तो √5 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा √15, और √3 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा 3। अब दोस्तों यहां देखिए कि √15 का जो वैल्यू यहां दे रखा है, कितना है √15 का, तो √15 का वैल्यू है यहां 3.88/3। अब दोस्तों 3.88 में 3 से डिवाइड कर दीजिए, वह आपका आंसर आएगा। तो 3 से 3 एक बार में कटेगा पॉइंट, फिर 3 दूना 6 हो जाएगा, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, हासिल 2 हो जाएगा, तो ये 28 हो जाएगा, ये नतीजा 27, हाथ में 1 आएगा, फिर 3 तिहाई 9, यानी दोस्तों इस प्रकार यह आ जाएगा 1.293। बार बार 3 आएगा इसलिए यहां रेकरिंग दे देंगे, क्योंकि दोस्तों फिर 3 तिहाई 9 10 आएगा, तो फिर ऐसे ही करते चला जाएगा, 3 बार बार आएगा इसलिए हम यहां रेकरिंग दे देते हैं। तो सही आंसर होगा दोस्तों 1.293, यानी 1.293 आपका सही आंसर होगा। देख लेंगे ऑप्शन में कहा है 1.293, ऑप्शन डी में है। उम्मीद करता हूं कि प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं अगले प्रश्न। पहला प्रश्न है, दो सह अभाज्य संख्याओं a और b का लघुत्तम समापवर्तक है, a b से बड़ा है। दोस्तों दो सह अभाज्य संख्या क्या होता है, सबसे पहले हम लोग इसे समझते हैं। दोस्तों दो सह अभाज्य संख्या वह दो संख्या होता है जिसका HCF 1 होता है। जैसे दोस्तों 2 और 3, ठीक है, 2 और 3 क्या है, दो सह अभाज्य संख्या है, क्योंकि दोस्तों 2 और 3 का आप महत्तम समापवर्तक निकालेंगे, HCF निकालेंगे, तो इसका HCF जो होगा आपका 1 आएगा, इसका HCF क्या आएगा, 1 आएगा। तो दोस्तों दो अभाज्य संख्या जिसका HCF 1 हो वह दो सह अभाज्य संख्या कहलाता है। यहां तक तो आप लोग समझ लिए। लेकिन दोस्तों इस प्रश्न में हमसे कहा जा रहा है कि दो सह अभाज्य संख्याओं a और b का लघुत्तम समापवर्तक हमें बताना है। तो दोस्तों दो सह अभाज्य संख्याओं का LCM जो होगा, यानी लघुत्तम समापवर्तक जो होगा, वो दोनों संख्या को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ दो सह अभाज्य संख्या कौन कौन है, a और b है। बस दोस्तों इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, AB, यानी दोस्तों AB होगा दो सह, यानी इस प्रश्न में दो सह अभाज्य संख्या a और b का लघुत्तम समापवर्तक AB हो जाएगा। देख लेंगे ऑप्शन में AB कहाँ है, ऑप्शन सी में है, और ये आपका सही आंसर है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि इस प्रश्न को अच्छे ढंग से समझ गए होंगे, साथ ही साथ दो सह अभाज्य संख्या की जानकारी भी आपको हो गया होगा। अब दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न को, और उसे भी हम लोग बेहतरीन ढंग से समझते हैं, सीखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि मैं एक वस्तु को 595 रुपए में बेचता हूं तो मुझे 19% का लाभ प्राप्त होता है। यदि मैं इसे 475 रुपया में बेचता हूं तो मुझे होने वाला लाभ या हानि का प्रतिशत क्या है।
दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसके लिए हम आपको एक कंसेप्ट बता रहे हैं, समझिएगा। जब भी दोस्तों आपको प्रतिशत वाली कोई भी प्रश्न हो तो आपको प्रतिशत से ही आपको स्टार्ट करना है। 19%। क्या है 19%? 19% को जो दोस्तों जब हम भिन्न बदलेंगे तो यह हो जाएगा 19/100 और इसको हम ऐड कर लेते हैं। ठीक है, इसको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। यह हो जाएगा आपका 119/100। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि 19% का हम होल वैल्यू निकाल लिए तो कितना आएगा 119/100। समझिएगा दोस्तों, बेहतरीन कंसेप्ट है। ऊपर वाला जो दोस्तों होता है यह आपका एसपी कहलाएगा यानी विक्रय मूल्य, और नीचे वाला सीपी कहलाएगा यानी कि क्रय मूल्य। यानी बेचने वाला मूल्य आप एसपी और खरीदने वाला मूल्य सीपी। यहां तक तो आप लोग समझते हैं। चलिए, अब 119 रुपया यहां आपका एसपी है, लेकिन प्रश्न में कितना में बेच रहा है, 595 बेच रहा है और यहां 119 आ रहा है। तो 119 में हम कितना से गुना करेंगे दोस्तों कि 595 आ जाएगा। तो हम दोस्तों 119 में अगर 5 से गुना करते हैं तो आपका 595 आ जाएगा, जो कि प्रश्न में आपका विक्रय मूल्य यानी कि 595 में बेचता है, ये विक्रय मूल्य है। तो यहां 5 से गुना करके 595 लाए हैं, तो यहां जो दोस्तों 100 है यहां भी हम 5 से गुना कर देंगे तो यह हो जाएगा 500, और यही 500 दोस्तों आपका क्रय मूल्य हुआ, यानी खरीदने वाला जो मूल्य है वह है 500। अब दोस्तों बताइए कि 500 रुपया में कोई चीज आप खरीदे हैं और 475 रुपया में जब बेचेंगे तो सिंपल सी बात है कि हानि होगा। लेकिन कितना का हानि हुआ, तो हानि आपका हो जाएगा 500 में से आप क्या कीजिए कि 475 को घटा लीजिए। तो 10 में से 5 गया 5 और ये हो गया कितना 9 में से 7 गया 2, यानी 25 रुपया का यहां हानि हो रहा है। लेकिन हानि यहां प्रतिशत में पूछा जा रहा है, तो प्रतिशत हानि जो होगा दोस्तों वह हो जाएगा आपका, जो हानि हुआ उसको लिख लेंगे 25, और क्रय मूल्य कितना है, कितना में खरीदे थे, तो 500 में खरीदे थे। तो ये 500 प्रतिशत निकालना है, 100 से गुना कर लेंगे। ठीक है, तो 200 ना से यह 200 ना कट गया और यह हो गया 25 5 बार में, और यही 5% की हानि हुआ है। देख लेंगे ऑप्शन में 5% कहां है हानि, ऑप्शन बी में है, और ये आपका सही है। उम्मीद करता हूं कि प्रश्न को आप अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है दोस्तों और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यदि a - 1/a = 7 तो a² + 1/a² = व्हाट। दोस्तों इसके लिए हम बेहतरीन कॉन्सेप्ट बताएंगे। बस आप दोस्तों प्रश्न को देखकर आंसर बोल सकते हैं, इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। देखिए a - 1/a = 7 है और आपसे पूछा जा रहा है इसी का a² करके, a² + 1/a² का वैल्यू पूछा जा रहा है। करना कुछ नहीं है दोस्तों, जो आपका वैल्यू दिया रहेगा उसका आपको स्क्वायर कर लेना है। 7 है तो 7 का स्क्वायर कर लीजिए, और यहां माइनस रहेगा तो आपको 2 जोड़ देना है। तो 7 का स्क्वायर करेंगे 49 और 2 जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा आपका 51, और यही 51 आपका a² + 1/a² का वैल्यू होगा। देख लेंगे ऑप्शन में 51 कहां है, ऑप्शन ए में है। अगर दोस्तों यहां अगर माइनस रहता, सॉरी प्लस रहता, तो यहां 7 का और यहां प्लस रहता, मान लीजिए रहता ऐसे a + 1/a = 7 और पूछ देता क्या, पूछ देता कि a² + 1/a² का वैल्यू बताइए। ठीक है, तो दोस्तों यहां आप 7 का स्क्वायर कर लेते हैं और यहां प्लस रहता है तो यहां 2 माइनस कर लेते हैं। तो 7 का स्क्वायर करेंगे 49, 2 घटा लेंगे तो यह हो जाएगा 47। अगर ऐसा रहता प्लस में रहता तो माइनस कर लेंगे, माइनस में रहेगा तो हम 2 यहां प्लस कर लेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ऐसे प्रश्न को आप एग्जाम में बहुत आसानी से देखते ही देखते सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों इसके लिए मैंने एक स्पेशली वीडियो बनाया है। पावर 3 रहे, पावर 4 रहे, पावर 5 रहे, पावर 7 रहे, कितना भी पावर हो आप प्रश्न को देखकर आंसर बोल सकते हैं। और बेहतरीन वीडियो मैंने ऑलरेडी पहले हम आपको बता चुके हैं पहले वीडियो में। अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए और वहां जाकर दोस्तों बेहतरीन ढंग से आप इस प्रकार के प्रश्नों के लिए जबरदस्त वह वीडियो आप जरूर देखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।